नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। देखिए, अपनी कल जो चर्चा चली थी, अब उससे आगे की चर्चा। मध्यलोक कितना है? अगर हम लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा देखें तो मध्यलोक एक राजू बाई एक राजू का है, क्योंकि त्रस नाड़ी के बीच में ही असंख्यात द्वीप समुद्र है। ठीक है, देखिए मध्यलोक, ये देखिए आपको दिख रही है एक राजू बाई एक राजू की, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई एक राजू इसलिए क्योंकि त्रस नाड़ी की अपेक्षा। वैसे तो गहराई में 7 राजू है, जो मध्य में लोक है, लेकिन उसके सिर्फ एक राजू बाई एक राजू में जो त्रस नाली है, उसी में यह असंख्यात द्वीप समुद्र है। और हाइट कितनी मानी जाएगी मध्यलोक की? जितनी सुमेरु पर्वत की नींव से लेकर उसकी चूलिका तक, यानी 1,40,000 योजन। ठीक है, इतना है मध्यलोक कहलाएगा। कौन कौन रहते हैं मध्यलोक में? मनुष्य रहते हैं, त्रियंच रहते हैं, देव रहते हैं। ठीक है, देवों में कौन कौन से देव? भवनत्रिक मध्यलोक में भी पाए जाते हैं। अब देखिए 7वें नंबर का सूत्र, जम्बू द्वीप लवणोदादय शुभ नामानो द्वीप समुद्र। जम्बू द्वीप लवणोद आदि शुभ नाम वाले द्वीप समुद्र हैं। ये बहुवचन है। तो ऐसे ऐसे शुभ नाम, सार्थक नाम है। जम्बू वृक्ष के कारण जम्बू नाम, लवण जैसे टेस्ट वाला पानी होने के कारण लवणोद नाम है। देखो, द्वीप समुद्र असंख्यात हैं, लेकिन जो शब्द हैं वो संख्यात होते हैं। इसलिए जम्बू द्वीप नाम वाले भी अनेक द्वीप होंगे, लवण नाम वाले भी अनेक समुद्र होंगे। ठीक है, द्विर द्विर विष्कंभा, द्विर द्विर माने दोगुनी दोगुनी, विष्कंभा माने चौड़ाई, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों यानी पहले पहले वाले, पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों वलया कृत्य। परिक्षेपिणों माने घेरे हुए। और कैसे हैं? वलया कृत्य, वलय के आकार वाले हैं। वलय क्या होता है? जैसे रिंग होता है, ये वलय। जैसे एक छोटा घेरा और एक बड़ा घेरा, उसके बीच का जो आकार है वो कहलाता है वलय। तो ऐसे वलय के आकार वाले पहले पहले वाले द्वीप समुद्रों को घेरे हुए दोगुने दुगने विस्तार वाले द्वीप समुद्र है। देखो कैसे, जैसे पहले जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन का, फिर उसको घेरे हुए अगला लवण समुद्र 2,00,000 योजन चौड़ा, तो द्विर द्विर विष्कंभा हो गया, माने उसकी चौड़ाई दुगनी दुगनी बढ़ती जा रही है आगे। पूर्व पूर्व परिक्षेपिणों, जो पहले पहले वाले हैं उसको चारों ओर से घेरे हुए। ठीक है, जम्बू द्वीप को घेरे हुए लवण समुद्र, फिर लवण समुद्र को घेरे हुए आपका धात्की खंड द्वीप। तो आचार्यों ने सूत्र भी ऐसे लिख दिए कि कोई समझाने वाला हो नहीं, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि हम आपस में समझते समझाते हैं तब तो आपको समझ में आ जाती है, लेकिन समझने समझाने वाला ना हो तो भी इन सूत्रों को पढ़कर
भली भांति स्पष्ट हो जाए इस प्रकार से सूत्र लिखे गए हैं। ये समझ में आ गया सबको? अब देखिए कितने द्वीप समुद्र हैं और कैसे हैं। तो अब ये जो सूत्रों में बात आई उसको बता दिया। असंख्यात द्वीप समुद्र है, ठीक है। पहले पहले वाले को घेरे हुए गोल है। 2.5 उद्धार सागर के जितने समय है, 2.5 उद्धार सागर को पल्ले में कौन चेंज करेगा? भैया 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का 1 सागर होता है। आगे बताओ फिर। सही है। तो 2.5 उद्धार सागर को हमें पल्ले 25 में कोड़ा कोड़ी सागर का 2.5। तो 10 से गुना करो ना, अनम्यूट करके 10 से गुना करो। 25 कोड़ा कोड़ी सागर का 2.5 नहीं, 25 कोड़ा कोड़ी पल्लों का 2.5 सागर। राइट, भैया का हिसाब बढ़िया है। तो 2.5 गुना 10, 2.5 गुना 10 25 रुपए हो गए। 2.5 रुपए 10 जगह 2 तो 25 रुपए हो गए। तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के जितने समय हैं। अच्छा, इसी को हमने एक और बताया था। क्या बताया था? जगन्य युक्ता असंख्यात, है ना। और एक आवली में जितने समय होते हैं। अरे नीचे लिखा तो है, नकल मार लो, क्यों इतने परेशान है? 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले के जितने समय, ठीक है। ये क्या आ गया बीच में? अच्छा, डिजाइन है, चित्र दिखाया है, ऐसे गोल गोल घेरे हुए हैं। उत्तरोत्तर दूने दूने व्यास वाले हैं, शुभ नाम वाले हैं, ठीक है। अंतिम द्वीप और समुद्र देखिए ऐसे एक दूसरे को घेरे हुए असंख्यात हैं। फिर लास्ट में एक स्वयंभू रमण द्वीप है। स्वयंभू रमण द्वीप के बीचों बीच एक ये स्वयंप्रभ नाम का पर्वत है। जैसे अपना पुष्करवर द्वीप के मध्य में कौन सा पर्वत है? मानुषोत्तर, ठीक है। उसी प्रकार स्वयंभू रमण द्वीप के बीच में एक स्वयंप्रभ नामक पर्वत है, और इस स्वयंप्रभ पर्वत से उस तरफ ये कर्म भूमि है, स्वयंभू रमण समुद्र में भी। आइए अब देखिए, इसके 4 कोने रह जाते हैं, ऐसे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि त्रसनाली तो 1 बाई 1 राजू की है और ये गोल गोल है। तो इसके जो 4 कोने हैं ये भी तो कर्म भूमि होंगे। देखो समझना, देखो असंख्यात द्वीप समुद्र है और सारे मिलाकर 1 राजू है। यहाँ से यहाँ तक कितना है? 1 राजू। यहाँ से यहाँ तक 1 राजू, ठीक है। उसमें से अकेला स्वयंभू रमण समुद्र जो है वो 1/4 राजू है। कितना? 1/4 राजू, ठीक है। यानी 25% तो स्वयंभू रमण समुद्र में ले लिया। अब स्वयंभू रमण समुद्र से आधा, अब अंदर को जाएंगे तो आधा आधा करते जाएंगे। स्वयंभू रमण समुद्र से आधा होगा कौन सा? स्वयंभू रमण द्वीप। तो 1/4 का आधा करो तो 1/8, 12.5%। 1/8 है। क्या कह रहे हो आप? 12.5%। हाँ ठीक है, 12.5%। चलिए, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। समुद्र का जल कैसा है? खारा, वारुणी। मदिरा को कहते हैं तो मदिरा के समान है उसका स्वाद। क्षीरवर का दूध के समान है, घृतवर का घी के समान है। और ये कालुददी, पुष्करवर और स्वयंभू रमण समुद्र इसका जल के समान है। बाकी सब शेष समुद्रों का इक्षु रस के समान है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तन मध्य माने उनके मध्य में, किसके? वो जो असंख्यात द्वीप समुद्र हैं उन सबके मध्य में मेरु नाभिर वृत्तो, मेरु है नाभिर में जिसकी, वृत्तो माने गोलाकार। कैसा है मेरु? गोलाकार। योजन शत सहस्त्र
योजन शत सहस्र, शत माने 100, सहस्र माने 1000, यानी 100,000 यानी 1,00,000 योजन विष्कंभो माने चौड़ा, जम्बू द्वीप क्या है, जम्बू द्वीप है। तो क्या कहते हैं, उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के मध्य में मेरु है नाभि में जिसकी, ठीक है, मेरु है नाभि में जिसकी, ऐसा वृत्तो माने गोल 1,00,000 योजन चौड़ाई वाला जम्बू द्वीप है। तो यहाँ किसकी चर्चा की, जम्बू द्वीप की। देखिए जम्बू द्वीप कैसा है, आकार सूर्यमंडल के समान गोल, 1,00,000 योजन, 1,00,000 योजन को इन्होंने कन्वर्ट किया तो 40 करोड़ मील बन गए। कैसे बन गए, 1,00,000 योजन में 1 योजन बराबर 2000 कोस और 1 कोस बराबर 2 मील, तो 1,00,000 योजन का हो गया 2000 लाख योजन। ठीक है, 2000 लाख योजन को फिर 2 से गुना करो तो 4000 लाख योजन। तो 4000 लाख योजन बोलो चाहे 40 करोड़ बोलो, सॉरी योजन कह रहा हूं, मील, तो 40 करोड़ मील हो गया। मेरु कौन सा मेरु है, सुदर्शन मेरु। अब देखो जम्बू द्वीप में क्या है, 7 क्षेत्र हैं, 6 पर्वत हैं, 6 सरोवर हैं, 14 महानदियां हैं। सुदर्शन मेरु की, वाह, ये तो लग रहा है किसी ने हाथ से बनाया है। ये देखो कितनी सुंदर ड्राइंग है, ये तो राइटिंग भी हाथ से बनाई हुई है। अरे पुराने आचार्यों ने हाथ से ही लिखे थे। और अगर आप पुराने पढ़ेंगे ना, जैसे हस्तलिखित, आपको जो आदि पुराण की पांडुलिपि मिलेगी, पद्म पुराण की पांडुलिपि मिलेगी, उसमें आचार्यों ने चित्र भी बना रखे हैं बीच बीच में। ठीक है, पुराने पुराने चित्र देखो, चित्र संख्या 16 सुमेरु पर्वत। अब इसकी देखो टोटल चूलिका अलग से दिखा दिए। अच्छा, आपको याद है सबसे पहले सबसे नीचे कौन सा वन था भूमि पर, भद्रशाल वन। ये आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, ये भद्रशाल वन है। ठीक है, इसमें चारों तरफ जिन मंदिर है। फिर उसके ऊपर नंदन वन है। ये तो ग्रीन कलर का है, ये तो पहाड़ हो गया, ये तो ऊंचाई हो गई। भद्रशाल वन बिल्कुल जमीन पे होगा, यही जो आपको दिख रहा है ना, ये भद्रशाल वन। तो यहाँ चारों तरफ जिन मंदिर है। इसके ऊपर ये नंदन वन, ठीक है, कटनी पर। फिर उसके ऊपर सोमनाथ वन, ये यहाँ देखो 2 कलर से क्यों दिखाया है इसको, और देखो ये एक साथ टेढ़ा नहीं जा रहा, पहले कुछ ऊंचाई तक सीधा है, देखो नीचे भी सीधा है। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो घट नहीं रही, पहले ऐसे सीधा जा रहा है, आप नीचे भी देखिए। ठीक है, पहले नहीं घटती, यहाँ पर भी नहीं घटती, यहाँ पर भी 11,000 योजन ऊपर जाने पर तब ये घटना प्रारंभ हुआ है। अच्छा, कलर अलग अलग इसलिए बनाए हैं कि यहाँ ये इतना वैडूर्य मणि के समान है, ये स्वर्ण के कलर के समान है, ये हरे रंग के समान है, ऐसे अलग अलग कलर का, कलर भी बहुत बढ़िया बनाए। ठीक है, फिर सोमनाथ वन आ गया। फिर उसके ऊपर भी देखो ऐसा ही है, एकदम नहीं घट रहा, पहले ऐसे सीधा चलता है, बाद में घटता है। ठीक है, जिसने बनाया बहुत ही बढ़िया। और सबसे ऊपर ये पांडुक वन, फिर ये उसकी चूलिका 40 योजन की। कुल ऊंचाई है 1,40,000 योजन। चूलिका कितनी है, 40 योजन की। जड़ 1,000 योजन की। मेरु की ऊंचाई कितनी हुई धरती के ऊपर, 99,000 योजन। अब मेरु पर 4 वन है, कौन कौन से देखो। भद्रशाल वन सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर, चित्रा पृथ्वी के ऊपर। नंदन वन चित्रा पृथ्वी से 500 योजन ऊपर चले, फिर जो कटनी है पहाड़ की, उस पर नंदन वन है।
फिर नंदन वन से 62 सहस उतंगा, वन सोमनस 4 बहुरंगा। ठीक है, फिर सोमनस वन आ गया। फिर उसके ऊपर 36,000 योजन ऊपर जाकर पांडुक बने। मेरु पर अकृत्रिम चैत्यालय, चारों वनों में, चारों दिशाओं में एक एक चैत्यालय होने से 4 चौक 16 चैत्यालय हैं। ठीक है, एक सुमेरु पर, लेकिन सुमेरु पर्वत तो एक है, ऐसे मेरु 5 हैं, तो 5 मेरु संबंधी कितने होंगे? 16 पंजे 80। तो ये जो जम्बू वृक्ष है ना, इसके नाम पर इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप पड़ा। और ये कहाँ पर है जम्बू वृक्ष? उत्तर दिशा की पश्चिम में, यानी आप अपने सामने की तरफ थोड़ा सा राइट। हरित मणिमय है, पृथ्वी कायिक, ये वनस्पति कायिक नहीं, पृथ्वी कायिक। देखो इनके ऊपर देवियों के, देवों के निवास स्थान भी है, और इसके ऊपर एक चैत्यालय भी है। ठीक है, ऐसे ही जम्बू वृक्ष होता है, ऐसे ही शालमली वृक्ष। हाँ, देखिए इसकी 4 शाखाएं, जिसमें उत्तर दिशा की शाखा में जिन भवन, आपके सामने की तरफ जो दिशा जाएगी उसमें जिन भवन है। बाकी 3 शाखाओं पर व्यंतर देवों के भवन है। जम्बू वृक्ष के परिवार वाले वृक्ष कुल मिलाकर, जम्बू द्वीप को मिलाकर, जम्बू वृक्ष को मिलाकर 1,40,120 है। अब आइए गजदंत। अच्छा, ये जो चित्र है ना, मुझे लगता है ये चित्र किसने बनाए हुए हैं? ये जिनेंद्र वर्णी जी के बनाए हुए चित्र होंगे। जानते हैं आप लोग जिनेंद्र वर्णी जी को? ऐसा मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैनेन्द्र सिद्धांत कोश, ये जिनेंद्र वर्णी जी ने इसका संकलन किया। तो जब वो स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय करते करते उन्होंने अपने नोट्स बनाए थे। ठीक है, बाद में उन नोट्स के आधार पर ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश बना। ठीक है, और ये जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में ही है ये चित्र, देखो गजदंत का। हाँ हाँ, जैनेन्द्र जो मैं भी बता रहा हूँ, ये वाला गजदंत का देखो, ये वाला जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में देखे ऐसे चित्र, और ये हैंडमेड है। कैसे कर सकते हो हैंडमेड? राइटिंग देखो, हाथ से लिखते हुए लग रहा है उसको। हाँ जी, ये गजदंत पर्वत 4 देखे थे हमने विदेह क्षेत्र में। देखिए, गंधमादन, माल्यवान, सोमनस और विद्युत प्रभ, इनको गजदंत क्यों कहते हैं? गजदंत इसलिए कहते हैं, जैसे हाथी के दांत ऐसे होते हैं ना टेढ़े, ऐसे ये जो है ऐसे टेढ़ी जा रही है ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब 7 क्षेत्रों की बात। भरत, हैमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, वर्षा क्षेत्राणि। तो वर्षा जो है ना सबके साथ जुड़ेगा। भरत वर्ष, हैमवत वर्ष, हरि वर्ष, विदेह वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्यवत वर्ष, ऐरावत वर्ष। जो वर्षा लगाया ना बहुवचन के लिए लगाया है, क्योंकि आप ऐसे जोड़ो भरत वर्षा, हेमवत वर्षा, तो इसलिए वर्षा नहीं, वर्षा बहुवचन के लिए, सिंगुलर वर्ष। देखिए अभी मैं भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। देखिए भाई, भरत, विदेह और ऐरावत, इनमें काल का परावर्तन होता है, और वो भी कहाँ? आर्यखंड में। इनमें 5 मलेच्छ खंड हैं और एक आर्यखंड है। ऐसे ऐरावत में भी 5 मलेच्छ खंड और एक आर्यखंड है। विदेह क्षेत्र में क्योंकि 32 नगरियां हैं, ठीक है, तो हर एक देश में 5-5 मलेच्छ खंड, एक एक आर्यखंड। 32 से गुना कर लेना, 32 पंजे 160, 160 हो गए मलेच्छ खंड।
और आर्यखंड कितने बचे? 32 हो गए आर्यखंड। तो ठीक है। अच्छा, ये जो हेमवत है, हरिवर्ष है, रम्यक और हिरण्यवत, ठीक है। इसमें भी क्या है कि हमारे भरत के बाद जो हेमवत है वो जगन्य भोग भूमि, हरि मध्यम है, और विदेह क्षेत्र में देवकुरु और उत्तर कुरु है, वो उत्तम भोग भूमि है। फिर रम्यक मध्यम भोग भूमि, हिरण्यवत जगन्य भोग भूमि। तद विभाजिना पूर्वापरायता था शायद। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिमवन महाहिमवन शद नील रुक्मी शिखरिणो वर्षधर पर्वता। देखो, उसको था वर्ष, इसको लगाना पड़ेगा वर्षधर, ठीक है। तद विभाजिना यानी उनको विभाजित करने वाले जो 7 क्षेत्र आए, इन 7 क्षेत्रों का विभाजन किसने किया कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये जो 6 महापर्वत हैं, ठीक है, वर्ष आया क्षेत्र के लिए और वर्षधर वो पर्वत के लिए। अब इनके कलर बताए। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेम माया क्रमशः। पहला पर्वत हिमवन, हेम यानी चांदी के समान, सॉरी, हेम माने सोना, अर्जुन माने चांदी, तपनीय माने तपाया हुआ सोना, वैडूर्य मणि होती है नीले रंग की, रजत, रजत वही होती है चांदी, और हेम फिर सोना, इस मई है। अब देखो, इनके समान रंग वाले लिखा अर्थ में, जबकि यहाँ कह रहे हैं हेम मया, रंग वाले कहा है। इनके कहने का मतलब तो ये हो गया कि वो सोने का पर्वत है, वो चांदी का पर्वत है। सोने का जैसे लाल रंग हो जाता है। बराबर, ठीक है। तो उसका अर्थ ये किया कि उनके समान रंग वाले हैं। ये भी लॉजिक ठीक दिया शिवानी ने कि अगर हम ऐसा मानेंगे कि वो सोनेमय है, वो चांदीमय है, तो फिर ये तपाए हुए सोनेमय, फिर तो वो गर्म सिद्ध होगा पहाड़, फिर बहुत ज्यादा। तपाए हुए सोनेमय कैसे कहेंगे? इसका मतलब रंग की बात है। मणि विचित्रा पार्श्वा ऊपरी मूले चतुल्य विस्तारा। ये जो पर्वत है ऊपर से नीचे तक समान विस्तार वाले हैं, माने ऐसे नहीं है कि ऊपर उनका विस्तार कम हो नीचे विस्तार ज्यादा, ऐसे समान विस्तार वाले ऊपर से नीचे तक। लेकिन इनके पार्श्व भाग मणियों से चित्र विचित्र हैं, यानी जैसे इस साइड और उस तरफ ये रंग बताए। अब इनके ऊपर कौन कौन से सरोवर हैं? अच्छा, इनकी ऊंचाई, हिमवान पर्वत 100 योजन ऊंचा। अब ये दुगने दुगने होते गए तीसरे पर्वत तक, चौथा तीसरे के समान है, फिर आधे आधे होते गए, ठीक है। सरोवर के नाम अब आगे आएंगे। ये भरत क्षेत्र भी हमने देख लिया था, 6 खंड होते हैं भरत क्षेत्र में। विजयार्क पर्वत के माध्यम से भरत क्षेत्र के 2 भाग हो गए। ये रहा आपका विजयार्क पर्वत। तो पहले 2 भाग हो गए, फिर 2 नदियां बहती हैं, गंगा और सिंधु। तो इस तरह इसके 6 पार्टीशन हो गए। तो नीचे का भाग ये जो समुद्र की तरफ है, ठीक है, जिसमें हम रहते हैं, ये आर्यखंड है। इसके अलावा बाकी 5 मलेच्छ खंड है। विजयार्क पर्वत का भी देखिए, ये जो भरत क्षेत्र है, ठीक है, जहां जहां पाया जाता है, भरत क्षेत्र में भी पाए जाते हैं, ऐरावत में भी और विदेह में भी। तो उसको 2 भागों में बांट देते हैं। जैसे देखो, विदेह में दिखाया है एक देश, इसके बीच में विजयार्क पर्वत, तो 2 पार्ट हो गए इसके। ये नीचे का उत्तर दक्षिण और ये उत्तर विदेह। इसमें 2 श्रेणियां होती है, माने 10 योजन ऊंचाई पर चढ़े इस पर्वत पर तो पहली श्रेणी आती है, फिर 10 योजन पर और चढ़े तो दूसरी श्रेणी आती है। टोटल 25 योजन ऊंचे होते हैं ना ये। पहली श्रेणी 10 योजन की ऊंचाई पर है, जिसमें विद्याधर राजाओं की नगरियां हैं। फिर उससे 10 योजन ऊपर जाकर अभियोग्य जाति के देवों के भवन है। देख लीजिए कैसे श्रेणियां।
ये देखो इनके कपाट दिख रहे हैं आपको, ये खंड प्रपात गुफा है नीचे, ये तिमिश्र गुफा है, देखो हाथ से ही बनाया हुआ है, कितना सुंदर। माने देखो जो अपना ज्ञान है, अपना ज्ञान का क्षयोक्षम इन अच्छी चीजों में लगाए और कोई बुरी चीजों में लगाए, उसी के हिसाब से ज्ञान का फिर विकास भी बढ़ता जाता है? देखो समोशरण की रचना जिसने बनाई, मैं तो उसके बुद्धि की और देखो क्षयोक्षम की, क्षयोक्षम तो बहुत लोगों में है, लेकिन उसने कितना सुंदर सदुपयोग किया कि उसको डिजिटलाइज करके इतना सुंदर समोशरण बनाया। देखो ये गुफा के कपाट है, जिसे चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए जब जाता है तब खोलता है, 6 महीने तक गेट खुले रहते हैं, तब इनका भपका खत्म होता है। ठीक है, तो देखो अब ये पहली श्रेणी आ गई, विद्याधर नगरों की श्रेणी है। 50 नगरियां इस तरफ हैं, 60 पीछे वाली तरफ है, देखो उस तरफ भी श्रेणियां हैं। ठीक है, इन्हीं पे चढ़ के उधर लांग के जाता है वो। फिर आप 10 योजन और ऊपर चढ़े तो आदि योग्य जाति देवों की श्रेणियां हैं। फिर उसके 5 योजन ऊपर इसमें कूट है, जिनमें एक कूट का नाम क्या है, सिद्धकूट, जिसमें जिनालय है। वो कितना सुंदर दृश्य है, इसे देखकर अपनी आंखों में ऐसे बसा लो कि आपको साक्षात दिखेगा कि विजयार्थ पर्वत कैसा है, उसमें कहाँ जिन मंदिर है। मान लो आपको चांस मिले तो ढूंढते मत फिरना, तुरंत पहुंच जाना कि कहाँ है विजयार्थ की श्रेणियों में और कौन कौन से चैत्यालय रह गए अकृत्रिम। बच्चों को वैसे ऐसी ड्राइंग देनी चाहिए, ऐसी बुक्स भी छपी है कई सारी कि देख देख के बच्चे कलरिंग करें, तो वो पूछेंगे ये क्या चीज है। परिचय तो होगा ना बच्चों को कि विजयार्थ पर्वत भी कोई होते हैं। चलिए, उसके 5 योजन ऊपर की भूमि पर कूट होते हैं, जिसमें पूर्व दिशा में एक अकृत्रिम चैत्यालय। ये जो 9 कूट है ना, अब इसकी पूर्व दिशा में ये दिख रहा है आपको, ये है सिद्धवर कूट, सिद्धकूट। विजयार्थ पर्वत में 2 गुफाएं तिमिश्र और खंड प्रपात नाम की होती हैं, जिसमें से गंगा और सिंधु नदी निकलकर बहती है। अब हर एक पर्वत पर एक एक सरोवर भी है, पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरी का पुंडरी का, हृदास, तेषा, मुखरी। हृद सरोवर है ऊपर, किसके, प्रत्येक पर्वत के ऊपर। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कंभो हृदः। प्रथमो योजन, प्रथमो माने पहला तालाब, योजन सहस्र आयाम और तद अर्ध विष्कंभो, यानी उसकी लंबाई 1 सहस्र योजन, 1 सहस्र माने 1000 योजन लंबाई, तद अर्ध उससे आधी चौड़ाई, 10 योजनावगाह, 10 योजन गहराई वाला है। ये स्विमिंग पूल टाइप दिख रहा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई इस तरह की है। 10 योजन इसकी गहराई है, 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है। तन मध्य योजनम पुष्करम, उसके मध्य में 1 योजन वाला कमल का फूल है। पर्वत है, पर्वत के ऊपर सरोवर, सरोवर में कमल। वो कमल का फूल क्या है, ये कह रहे हैं कमलाकार टापू है, क्योंकि उस पर सारी रचनाएं कमल पर, देवियों का। ठीक है। अच्छा, कमल का फूल कैसा होगा, पृथ्वी कायिक की वनस्पति कायिक? पृथ्वी का एक भैया, पृथ्वी कायिक। पृथ्वी का टापू, ये एक तरह से कमल के आकार का, जैसे लोटस टेम्पल है ना, लोटस टेम्पल पृथ्वी का ही है, ठीक है, आकार उसका ऐसा है लोटस के जैसा। कुल कमल 1,40,115 है। पृथ्वी का एक है, मणियों से सजा हुआ है। मध्य कमल 1 योजन बड़ा और बाकी के कमल आधे आधे योजन बड़े। मध्य कमल में देवियां रहती है, बाकी के कमलों में अंगरक्षक, सेना, अनेक आदि देव रहते हैं। जितने कमल हैं उतने ही हर एक कमल में एक एक जिनालय है। देखो गजब की बात। तद द्विगुणा द्विगुणा हृदय पुष्कराणी च। अब आगे आगे के तालाब
और उसमें कमल दूने दूने होते जाएंगे, मैंने उनका आकार अधिक। तन्निवासिन्यो देव्यः, उनमें निवास करने वाली देवियां क्रमशः 6 बताए थे ना तालाब। तो पहले में श्री नाम की देवी, ठीक है, पूरा नाम हो गया श्री देवी, ह्री देवी, धृति, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। समझ में आया लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी के पीछे दुनिया पागल है, दिवाली आने वाली, ठीक है। तो लक्ष्मी कौन है? ये भवनवासी की है कि व्यंतर की है, बताया था अभी इसमें किसके थे भवनवासी की थी मेरे ख्याल से, ठीक है। लक्ष्मी नाम की देवी है। पल्योपम स्थित, इसकी आयु कितनी? 1 पल्ले की आयु वाली। सामानिक परिष्ठ कहा, सामानिक और पारिषद देवों के साथ निवास करती। देखो इनमें श्री, ह्री, धृति देवी स्वधर्म की देवियां, और कीर्ति इंद्र की, कीर्ति, बुद्धि और लक्ष्मी ईशान इंद्र की देवियां हैं। इनकी आयु 1 पल्योपम है। कुमारी होती है, तो इसका मतलब ये कुमारी नहीं है, समझ में आया? और अगर स्वधर्म की है ना, तो वो स्वधर्म के पास है, ईशान की ईशान के पास है, तो ये उनकी विक्रिया होगी फिर। वहाँ तो रहती है पर मन और हर्ष में रहती है। भैया तो हो सकता है कि वहां पैदा होती हूँ और फिर उधर से वहां से देव ले जाते हो, क्योंकि वहां पे ऐसे ही तो बताते हैं कि देवियां कहीं और पैदा होती हैं और फिर उनसे देव उन्हें ले जाते हैं। देखो इसमें अब कह नहीं सकते, बाकी तो भगवान ने जैसा जाना वो प्रमाण है, लेकिन अपने को ऐसा लगता है इनकी जो उपाध्यशैया है वो स्वधर्म ईशान स्वर्ग में ही होती है, वहीं जन्मती है। जन्मने के बाद जिस देव की नियोगिनी देवियां होती हैं उस स्वर्ग वाले देव उसको ले जाते हैं। लेकिन ये संकट कुमारियां होती है, तो भैया इसमें ये भी लिखा है कि ये सामानिक और परिषद देवों के साथ वहाँ निवास करती हैं। तो ये हाँ। सामानिक और परिषद देव क्या होता है? वो तो जो है ना इनके जो भेद बताए हमने, वो कौन कौन से? इंद्र, सामानिक, त्रय, स्त्रिंश, लोकपाल, अनीक, जो उसमें टाइप्स हैं उनमें से एक सामानिक और ये पारिषद होते हैं भेद। अब देखो जो स्वर्गों वाले, इसमें लिखा हुआ है कि उसके साथ सामानिक और परिषद देवों के साथ निवास करती हैं। अब ये तो क्यों उनके साथ क्यों निवास करती है? परिषद तो हो गया भैया देखो 19 नंबर पे लिखा हुआ है, आप देखो थोड़ा सा नीचे करके देखो आप। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, सूत्र में ही है स माने सहित, सामानिक और परिष्ठ कहा। इसका मतलब वहां पर सामानिक देवों का भी निवास है और पारिषद देवों का भी निवास है। लेकिन ये देवियां किसकी? क्योंकि शिवानी ये कह रही है कि ऐसा भी शायद है कि कुंवारी तो नहीं होती, कुमारी होती है ये, क्योंकि पंचलाणक में तो माता की सेवा के लिए नहीं तो छोड़ के जाते हैं। ठीक है। लेकिन गजब की बात है, वो क्या 56 कुमारी तो देवी पहले कुंवारी होती होंगी पर बाद में ले जाते होंगे देव उन्हें। तो बाद में पहले जिन कितना दिन की टाइम देवी बचा? होती होंगी पैदा होते ही अंतर मुहूर्त में तो पूरी हो जाती हैं वो, और तभी ले जाते हैं। वहां कोई 10-15 साल बाद थोड़ी ले जाएंगे, वहां तो नियोग साथ के साथ है। तो देखो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अगर ये स्वधर्म और भैया नीचे लिखा है सभी ब्रह्मचारिणी होती हैं, देखो नीचे लिखा है सभी ब्रह्मचारिणी होती हैं। ये कुमारी क्या बात, तो फिर ये ईशान इंद्र की देवियां हैं, ये ठीक नहीं है फिर। स्वर्ग में होती है। हाँ यहाँ लिखा है ना, ये ईशान इंद्र की देवियां हैं, स्वर्ग में होती है। तो फिर ये ईशान स्वर्ग में उत्पन्न होती होंगी और ये स्वधर्म में उत्पन्न होती है। हाँ। इनकी आयु 1 पल्योपम। देखो ये भी गजब की बात है। जैसे
ब्रह्म स्वर्ग है ना, ब्रह्मोत्तर। ब्रह्मलोक। पांचवे है ना ब्रह्मोत्तर, या ब्रह्म में होते हैं लोकांतिक। हाँ, ब्रह्मलोक। ब्रह्म स्वर्ग में लोकांतिक देव हैं, उनको भी ब्रह्मचारी कहा है। भैया ये ब्रह्म स्वर्ग 5वां स्वर्ग होता है क्या? हाँ जी। हाँ, तो जो आप लोग का नक्शा बता रहे थे उसमें जब जहाँ 5 राजू की जगह होती है नहीं, वही 5वां स्वर्ग उसके होता है। इसका कॉर्नर में मतलब ही है। कॉर्नर में मतलब 5 राजू 5वां स्वर्ग हो गया, 5वां ब्रह्म स्वर्ग। पांचवा देखो ना, सोधर्म, ईशान, सानत कुमार, महेंद्र चौथा हो गया, फिर ब्रह्म पांचवा, ब्रह्मोत्तर। हाँ, तो जो वो आप नक्शा बता रहे थे कि भाई पहले एक राजू होता है फिर चौड़ा होके वहाँ 5 राजू हो जाता है, हाँ, तो 5 राजू जहाँ आता है वहीं पर वहीं 5वां पे स्वर्ग पांचवें था स्वर्ग ब्रह्म। की स्थिति बनती है। राइट। चलिए, तो अब ये याद रखेंगे, भूल जाते हैं हम बार बार, ये सभी जो हैं छठ कुमारी देवियां कुमारी होती हैं। इनके नाम भी श्री, श्री कुमारी, हिरी कुमारी, धृति कुमारी, कीर्ति कुमारी, बुद्धि कुमारी, लक्ष्मी कुमारी। ये देखिए, यहाँ भी एक चित्र दिखा रखा है छोटा सा। ये इस तरह से है। पहला जो पद्म सरोवर है उसमें श्री देवी, फिर अगले में हिरी। चलिए, अभी वो बात रह गई कि अपने मूल शरीर सहित नीचे आती हैं। दर्शन थोड़ी ना भी घटती रहती होंगी, क्योंकि ये तो परमानेंट निवास है इनका। वहां जन्म होके वहां पे भी तो रहने आ सकती है ना। अब इस बारे में हम कह नहीं सकते। मुझे तो यही लगता है कि मूल निवास वही होगा, ये उनकी विक्रिया ही होनी चाहिए। क्योंकि जो वैमानिक देवियां हैं ना, विमानिक है, उनके रहने का स्थान तो विमानों में ही है। अच्छा बताओ, भवनवासी की जो देवियां हैं वो भी वहीं से आती हैं क्या? नहीं आती ना, यही तो मैं कह रही हूँ। इनके 3 तरह के आवास होते हैं, भवन, भवनपुर और आवास। आवास। तो जो वो तो एक तरह उनको वो बता दिया कि वहां पर भी वो पाए जाते हैं नीचे, लेकिन वही थोड़ी होते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं वो। मेरा प्रश्न ये है, जैसे भैया ये देवियां, वो तो जो पहले दूसरे स्वर्ग में उत्पन्न होती हैं, वो वैमानिकों के लिए होती हैं बस। भवनवासों की थोड़ी होती है। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि वो वैमानिकों के लिए ही होती हैं, और विमानों के देवों में उनका जिनके साथ नियोग है वहां ऊपर के उसमें चली जाती है, हाँ, ऊपर के स्वर्गों में। हाँ। ठीक है ना? तो ये ना समझ ले कि जो भवनवासी है, अभियंतर है, ज्योतिषी है, उनकी देवियां भी वहीं से आती होंगी। वहां से नहीं आती, उनके अपने अपने विमानों में अथवा आवास में अथवा भवन में वहीं उत्पन्न होती होंगी। ठीक है, तो भी आपका एक प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि क्या इनका मूल शरीर भी यही होता है, नीचे कमलों में, या वहां होता है? बताओ। मूल होता है वहाँ पे। यहाँ पर मूल होता है, मैं देख के बता दूंगी। बाकी देख के बताएगी। भैया हाँ जी। जैसे लोकांतिक देव दीक्षा के समय पे आते हैं, हाँ, है ना, तो ये भी तो पॉसिबल हो सकता है ना कि पर्टिकुलर स्पेस तो वहीं रहता है उनका, रहने का स्थान तो वही हो, और कोई ओकेजन होता हो जिसपे आ सकते हो। नहीं, ये तो निवास है इनका नाम पे। हाँ, लेकिन इन्होंने निवास स्थान बताया है ना। इनका तो परमानेंट निवास स्थान है ही। तो यहाँ से आते हुए पढ़ के बताना पड़ेगा। चलो आते टीका में हैं। देखेंगे फिर एक बार, तब उसमें मिल जाएगा टीका में। चलिए, अब इनका व्यास चौड़ाई वगैरह छोड़कर आगे बढ़ते हैं, समय अब हो गया है, बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।